So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे, आज हम तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं और जितनी जल्दी हो सके हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। और चैप्टर का नाम है एमरजेंसी एंड मैनेजमेंट, एमरजेंसी मैनेजमेंट। तो चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। जब अगर आपने 11th क्लास पढ़ा होगा तो उसके अंदर जितने भी फर्स्ट एड से रिलेटेड चीज़ें थी, सारा का सारा वही चीज़ देखा जाए तो वही सब चीज़ रिपीटेड है। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर, जो इसमें मेन टर्म था, एक आपका एमरजेंसी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो स्टार्टिंग में ही दिया गया है, तो मैंने इन दोनों को आपके लिए एक टेबल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मेरे को ये लगा कि एमरजेंसी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है, एग्जाम में पूछ भी सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आज जो मैंने चैप्टर कवर करने की, इस चैप्टर को पूरे को कवर करने की कोशिश की है, तो वो आपके एमसीक्यूज से कवर करने की कोशिश की है। कि मैंने लगभग सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर में से उठा के बना लिए हैं, और जिससे कि आपके एमसीक्यूज से माध्यम से आप इस चैप्टर को पूरा कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद हमारा बचता है एक लास्ट चैप्टर, जो कि ज़्यादा कुछ लोड वाला चैप्टर नहीं है। जो इसमें से जो हमारा लोड वाला चैप्टर था वो था सेकेंड चैप्टर, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। उसको हमने कवर कर लिया है। और मैंने देखा कुछ यूट्यूब के कुछ वीडियोस ऐसे, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के कुछ लोगों ने ऐसे बनाया है, उन्होंने पूरा का पूरा बुक कॉपी कर दिया है और उसको पीपीटी में कॉपी पेस्ट कर दिया और उसी को बस पढ़ते जा रहे हैं और आपको बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बच्चे देख भी रहे हैं उसको। तो आप चैप्टर को समझने की कोशिश करें, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। वो अगर वही कॉपी पेस्ट करना था वो तो आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले की जो 2 वीडियोज़ थी चैप्टर 1 और 2 की, वो भी आप देखें, उसको समझें, ठीक है। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझें, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझें। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप पेपर करने लायक हो पाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो एमरजेंसी मैनेजमेंट है उसमें मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की एमसीक्यूज़ के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एमरजेंसी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ताकि चैप्टर आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम चलते हैं चैप्टर, ठीक है। तो आज इसके माध्यम से इसको पूरा कवर करेंगे। और तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसके बीच में जो डिफरेंस है एमरजेंसी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच में, तो हम इसलिए मैंने टेबल के माध्यम से आपके लिए लाया है, ताकि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में आप जैसे ही स्टार्टिंग इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको यही चीज़ समझाया गया उसमें। तो हम इसको देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लगता दोनों सेम ही है, लेकिन है अलग अलग डिफरेंस। तो इसका जो मेन फोकस रहता है एमरजेंसी मैनेजमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ और आगे बढ़े ना। तो वो होता है हमारा एमरजेंसी मैनेजमेंट। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, मोस्टली ना बहुत सारी चीज़ें हो रखी होती हैं, मतलब आ गया होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं जिससे कि हमारा जितना भी हमने खोया है उनकी रिकवरी हो पाए। उनकी रिकवरी हो पाए, वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जिसमें रिकवरी हो पाए। और एमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या है कि ऐसे कुछ चीज़ें करना जाकि जिससे ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो और ना बढ़े, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और ना बढ़े, तो वो हमारा एमरजेंसी मैनेजमेंट है। आई होप आप दोनों को क्लियर हो गया होगा ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। एक में सीधा सीधा बोला गया है कि ऐसे कुछ स्टेप्स ले, ऐसे कुछ मेजर्स ले, ऐसे कुछ आगे के स्टेप्स करें जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़े ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बनाए जिसकी वजह से जो हमने चीज़ें खो दी हैं वो उनकी रिकवरी हो पाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर अब स्कोप क्या है, स्कोप से क्या मतलब कि क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को ही एड्रेस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ें फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, वाइड स्प्रेड इवेंट, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ये सारे क्या है, वाइड स्प्रेड इवेंट्स हैं। तो जो हो गया ये उनको हैंडल करता है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को हैंडल करता है। इसका गोल क्या है, गोल जो कि हमने फोकस में देखा था कि क्या था, कि जो चीज़ें और ना बढ़े, वो डिजास्टर और ना बढ़े, उसके लिए जो स्टेप्स लेते हैं, ये
वो हमारा गोल है कि उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, वो हमारा गोल रहता है। इसमें क्या रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो हमें लॉन्ग टर्म रिकवरी दे, लंबे टाइम के लिए हमें रिकवरी दे। और लास्ट है इसका कि ये क्या करता है, जल्दी से जल्दी कैसे नॉर्मल लाना है चीज़ों को, उस पर फोकस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि किस तरीके से दोबारा उस चीज़ को बनाया जाए और दोबारा उस चीज़ की रिकवरी क्या है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे इस पूरे में जो हमने देखा, अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये हो रहा है इस पूरे में कि ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, वो क्विक रिटर्न की बात करता है और तुरंत नॉर्मल लाने की बात करता है, चीज़ें और ना बढ़े, तुरंत एकदम इमरजेंसी, तुरंत बेसिस पे क्या हो सकता है उस पर बात करता है। और ये क्या करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा रिकवरी, रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन की बात करता है, जो चीज़ें पहले से फेल गई हैं उन स्ट्रेटजीज़ की बात करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो चलिए चलते हैं, अब हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। तो इसमें जितने भी हैं मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ये सारे एमसीक्यूज़ भी करके चले जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो सबसे पहले, और ये चैप्टर को कवर करने का ये अच्छा तरीका भी होता है, मैं आपको बताते भी जाऊँगा, एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का प्राइमरी कॉज क्या होगा? कोल्ड एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, एलर्जिक रिएक्शन। तो सबसे पहले तो कोल्ड एक्सपोजर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, हीट स्ट्रोक की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे। डिहाइड्रेशन ये भी नहीं होगा। रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये लग रहा है रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये लग रहा है, तो ये दिस कैन बी ऑप्शन, दिस कैन बी अपना ऑप्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं, ये नहीं लग रहा, तो हमें क्या लग रहा है कि सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। यस, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जब बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। घटने का मतलब कोल्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, ठंडा हो रहा है बॉडी। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो हीट स्ट्रोक, तो प्राइमरी कॉज क्या है हीट स्ट्रोक का? जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अब हीट स्ट्रोक कब आता है? जब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेटर होता है बॉडी का, कि मतलब ज़्यादा हीट हो जाए तो उसको कैसे बैलेंस करना है, जब ज़्यादा टेम्परेचर गिरने लग जाए तो उसको वापस कैसे उठाना है। तो जब बॉडी का ये रेगुलेटर सिस्टम फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो तब जाके ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो ये हीट स्ट्रोक था। तो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड मैंने बता दिया कि टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम अगर आपका फेल हो जाए तब हीट स्ट्रोक होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ फीवर ऑफ व्हाट टेम्परेचर इज अ की सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक। की मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको फीवर है तो कितना टेम्परेचर है उस सिम्टम को जानने के लिए, वो की सिम्टम कितना होगा उस टेम्परेचर से हम कैसे की सिम्टम को पता चल जाएगा कि वो हीट स्ट्रोक का फीवर है, ठीक है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ गया? हाँ, ये तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नहीं लग रहा है मुझे, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लग रहा है। यस, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? सी हो सकता है हमारा आंसर। तो देखते हैं, यस, सी इज़ द राइट आंसर, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रेटर या उससे ज़्यादा। तो जब ये होता है, अगर ये क्रिटिकल इंडिकेटर होता है हीट स्ट्रोक के लिए, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि अ फीवर ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रेटर टेम्परेचर इज़ अ की सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट एड मेजर ऑफ फॉर हीट स्ट्रोक। कि इनमें से कौन सा एक फर्स्ट एड मेजर नहीं है हीट स्ट्रोक के लिए? तो कूल वाटर इमर्सन, आइस पैक्स ऑन नेक एंड ग्रोइन, अप्लाइंग वार्म ब्लैंकेट्स, फैनिंग वाइल मिस्टिंग विथ कूल वाटर। तो ऑब्वियसली अप्लाइंग वार्म ब्लैंकेट्स। एक तो पहले से हीट स्ट्रोक है और आप उसके ऊपर ब्लैंकेट और गर्म ब्लैंकेट डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इट्स कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हाँ, हीट स्ट्रोक में हमारा गोल क्या रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो हमारा यहाँ पे गोल रहता है कि किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को घटाना है, ना कि बढ़ाना है। तो हम कैसे घटाएंगे? जब हम या कोई भी कोल्ड से रिलेटेड कोई भी थेरेपी दें उसको।
देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? अ माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, अ कॉमन कोल्ड सिस्टम, या अ मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक एलर्जी से रिलेटेड है। तो ये जो लग रहा है इसमें बी ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं एनाफ्लेक्सिस क्या होता है कि ये सच में बहुत ही घातक साबित होता है। ये इसमें आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें ये एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है। इसमें होता यह है कि जो आपका एयरवे होता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ों, ये इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वो आपका ब्लॉक हो जाता है वो एयरवे, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। अब सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉपर अमाउंट में आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। अब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे तो बॉडी को सही अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो एनाफिलैक्सिस क्या है, एक सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन है ये, ठीक है, जो कि एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एनाफिलैक्सिस। तो ये क्या है, एक सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ, आप पूछ रहा है अब एनाफिलैक्सिस का सिम्टम पूछ रहा है, तो क्या माइल्ड इचिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग ऑफ द टंग। हाँ, ये इसमें क्या होता है ना, इसमें जब एनाफिलैक्सिस होता है, इसमें जो हमारा जो टंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, और टंग जब स्वेल हो जाता है तो क्या होता है, जो एयरवे रहता है वहाँ पे वो एयरवे प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर पाता है, प्रॉपर जो होना चाहिए वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। ये जो स्वेलिंग टंग है उसके रास्ते में बाधा बनता है, जिसकी वजह से एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, एयरवे प्रॉपरली हो नहीं पाता है, इसीलिए इसी वजह से एनाफिलैक्सिस होता है, ठीक है। मेन क्या है इसका सिम्टम, कि जो टंग है वो स्वेल हो जाता है इस एलर्जिक रिएक्शन में, तो एनाफिलैक्सिस में। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर, एज यू नो वी आर learning about the and we are studying about the chapter name emergency management. So this question is very much related to that topic. What is the first step in emergency response for anaphylaxis? If you are suffering, if anybody is suffering from anaphylaxis, then what could be the first step in emergency response? Administrating pain medication, laying the person flat, प्रोवाइडिंग वार्म लिक्विड्स, अप्लाइंग ए कोल्ड कंप्रेस। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो मुझे लग रहा है बी होना चाहिए, लेइंग द पर्सन फ्लैट, उसको फ्लैट पोजीशन में सुला के, जो कि उस अगर हम ऐसे फ्लैट पोजीशन में सुलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इजीली एयर पास हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहला इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को बढ़ने नहीं देना है, चीज़ों को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है, और एस्केलेट नहीं होने देना है, चीज़ों को बढ़ने नहीं देना है, चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, जो भी पर्सन होगा उसको क्या करेंगे हम लेटा देंगे, एक फ्लैट सरफेस पे उसको लेटा देंगे, जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो क्या करेगा, इजीली हो पाएगा और शॉक को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एपीपेन, तो एपीपेन मतलब एपिनेफ्राइन से रिलेटेड है, ठीक है, एड्रेनलिन। तो इसमें इसका काम क्या है, टू एडमिनिस्टर एड्रेनलिन फॉर एनाफ्लेक्सिस। तो ये एक दवाई है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, एड्रेनलिन एडमिनिस्टर करता है, जिसकी वजह से एनाफिलिक्स आने से रुकता है। तो एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्राइन। ये क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में ये स्ट्रेस फ्राइन हार्मोन भी बोलते हैं इसको, उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे कि आपका सब कुछ नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। और तो क्या होता है, इसके होने से क्या होता है, ये एक ऑटो इंजेक्टर है, जिसकी वजह से ये एड्रेनलिन को अंदर डाल देता है, विच हेल्प्स रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ, जो कि उसके बाद इसके आने के बाद ये
जो एनाफिलेक्सिस के इफेक्ट्स को रिवर्स कर देता है, ठीक है, एड्रेनालाइन। एग्जाम में आपको एपिनेफ्राइन से भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एड्रेनालाइन एंड एपिनेफ्राइन बोथ आर सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ ए सीवियर एस्थमा अटैक। सीवियर एस्थमा अटैक का क्या एक सिम्टम है? तो सीवियर एस्थमा अटैक का मैं आपको बता दूं, सीवियर एस्थमा अटैक का जो सिम्टम है, एक मिनट, ये पेन बड़ा दिक्कत कर रहा है, वाइट वाइट हो जा रहा है ना। तो सीवियर माइल्ड, इसका जो सीवियर एस्थमा अटैक का जो इसका आंसर होना चाहिए माइल्ड कफ, तो मुझे नहीं लग रहा माइल्ड कफ होगा इसका आंसर। ब्लू लिप्स, ब्लू लिप्स इज द करेक्ट आंसर। लिप्स क्या होते हैं ना, इसमें ब्लू पड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि एस्थमा अटैक से क्या होता है ना, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो लिप्स से हमारे ब्लू होने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है वहाँ पे। तो क्या है एस्थमा अटैक का, आप याद रखिएगा, ब्लू लिप्स। सिम्टम क्या है? ब्लू लिप्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रिलीवर इनहेलर इन एस्थमा अटैक? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कमेंट में बताएं, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसमें लाइक कर दूंगा या एक हार्ट साइन दे दूंगा, ठीक है, या मैं लिख दूंगा यस करेक्ट, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। बहुत ही आप लोगों ने सबने इनहेलर लिया होगा, तो इनहेलर का क्या रहता है ट्रीटमेंट, क्या करता है इनहेलर, ठीक है, तो आप ये बताएंगे। प्रिवेंट अस्थमैटिक्स, रिलैक्स द मसल, टू रिड्यूस फीवर, टू स्टॉप ब्लीडिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर वैसे तो आपको दिख ही गया होगा शायद, मैंने लेकिन जल्दी कर दिया था तो आपको आंसर नहीं दिखा होगा मेरे ख्याल से। तो आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज CPR यूज्ड फॉर? CPR किसके लिए यूज़ करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन के लिए। कौन बोल रहा है एलर्जिक रिएक्शन के लिए? एलर्जिक रिएक्शन के लिए, या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या फीवर को रिड्यूस करने के लिए? तो सी ऑप्शन क्या है? टू सेव अ पर्सनस लाइफ ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। CPR इसका फुल फॉर्म है कार्डियक पल्मोनरी रिससिएशन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद करके जाइएगा। इसमें इसको किस लिए यूज़ करते हैं? जब एक पर्सन कार्डियक अरेस्ट से गुजर रहा होता है। व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट फॉर CPR? कि कितना रिकमेंडेड होना चाहिए कंप्रेशन जब हम CPR देते हैं? तो मिनिमम 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट इतना होना चाहिए। तो नीचे मैंने स्टेप्स फर्स्ट एड के आपके लिए लिया है। तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या होता है कि एक तो इमरजेंसी, सबसे पहले जब अगर आप कोई पेशेंट को देखते हैं जो जिसको ज़रूरत है CPR की, तो सबसे पहले आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, कहाँ गया, हाँ, ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल मतलब सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ये चेक करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि आप उसके चिन को लिफ्ट करेंगे। चिन को लिफ्ट किस लिए करेंगे? अगर कहीं कुछ ब्लॉक है, पैसेज ब्लॉक है, तो वो क्या है, अगर चिन ऊपर करने से क्या होता है, वो क्लियर हो जाता है, इसलिए, ठीक है। फिर चौथा है आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले ना माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ्स देने हैं आपको, एकदम माउथ से माउथ मिला के उसके मुंह खोल के उसका आपको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। देन आपको CPR परफॉर्म करना है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में जैसे कि देख सकते हैं। और ये CPR इसको फिर लास्ट में इसको रिपीट करना है, ठीक है, अनटिल हेल्प अराइव्स। जब तक हेल्प नहीं आता आप तब तक करते रहेंगे, ठीक है। क्या? 4 और 5 को, ये 4 और 5 स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक आपके कहीं से हेल्प नहीं आता। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 6 स्टेप्स बताए गए हैं, लेकिन जो आपका जो बुक है उसमें आपको 5 स्टेप बताए गए हैं, लेकिन उसी बुक में इस पिक्चर में 6 स्टेप बताए हैं। तो आप परेशान मत होना, ये 6 स्टेप कर जाएंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, वो 5 स्टेप लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ फॉर अडल्ट्स? अब आपके बुक में ये देखो, ये 3 दिए हैं, ठीक है, आंसर तो मैंने दे दिया, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, तो आपके बुक में ये दिया गया है, तो किसके लिए कितना कंप्रेशन होना चाहिए? तो यहाँ पे अडल्ट के लिए बोला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अडल्ट के लिए जो एक्यूरेट है अडल्ट के लिए यहाँ पे वो 2.24 टू 2.4 इंचेस का आपको कंप्रेशन देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जो डायग्राम है उसमें कि कितने कंप्रेशंस देने हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा है यहाँ पे प्रेस 30 चेस्ट कंप्रेशंस एट अ रेट ऑफ 100 पर मिनट, लेटिंग द चेस्ट राइज बिटवीन ईच। तो आपको ये इतने देने हैं, ठीक है।
और चाइल्ड हो तो कितना, और इन्फेंट हो तो कितना, और इसके अलग अलग साइंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, मैं अपने लेज़र ले देता हूँ, लेज़र इस ज़्यादा ईजी रहेगा इसमें से। हाँ, तो ये आपके देखो इधर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अलग अलग साइंस रखेंगे। चाइल्ड का होगा तो एक हाथ से, अडल्ट का होगा तो ऐसे दो हाथ से, और इन्फेंट होगा तो ऐसे दो उंगली से। ठीक है, तो 2 to 2.4 इंचेस आप देख लेना इसको। व्हाट डज द डी इन DRABC स्टैंड फॉर? इस DRABC को डॉक्टर ABC भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी में इसमें क्या है, डॉक्टर नहीं है। डी का मतलब यहाँ पे क्या, डेंजर। सबसे पहले आप डेंजर को देखेंगे, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स है कि नहीं वो देखेंगे, फिर एयरवे, ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन, ये आप चीज़ें तीनों चीज़ देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन में वही बोला गया है कि व्हाट डज द आर एंड व्हाट डज द ए, फिर आगे पूछा होगा कि व्हाट डज बी, व्हाट डज सी, तो ये सारे इसमें बोले गए हैं। तो ये सारे आप इसको आप देखेंगे, और सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। डी फॉर डेंजर, आर फॉर रेस्पॉन्स, ए फॉर एयरवे, बी फॉर आप बताएंगे, ठीक है, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। तो ये मैंने सारा दे दिया है, इसमें आप देख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे इसका आंसर। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशंस, टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी, टू परफॉर्म सर्जरी, टू रिप्लेस मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो इसका आंसर है टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी। इसीलिए तो हमने इसलिए इसको बोला गया फर्स्ट एड, सबसे पहले जो देते हैं एड, ताकि और वर्सन ना हो और ख़राब ना हो कंडीशन, इसीलिए फर्स्ट एड देते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग अ कट? अगर कहीं कट लग जाता है तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे? तो इसमें पहला स्टेप आप आइस लगाएंगे। कभी भी आइस ओपन वुंड पे नहीं लगता, आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आइस नहीं लगाएंगे। हीट तो कभी नहीं। रिंस द वुंड विथ वाटर, क्या आप वुंड को वाटर से धुलेंगे, या अप्लाई अ टाइट बैंडेज? तो सबसे पहले आप उस वुंड को वाटर से धुलेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इन्फेक्शन ना हो और उसमें, इसीलिए उसको आप वाटर से धुलेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टॉपिंग? अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना है? आइस लगाना है। मैंने अभी भी बताया, ओपन वुंड पे कभी आइस नहीं लगता, हीट कभी नहीं लगेगा। प्रेशर, यस, आप प्रेशर दे सकते हैं जिसकी वजह से और ब्लीडिंग ना हो, तो आपको प्रेशर देना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग हीट एग्जॉशन? हीट एग्जॉशन के लिए पहला स्टेप क्या होता है? अप्लाई वार्म ब्लैंकेट्स, कभी नहीं, कभी नहीं। ब्रिंग द पर्सन टू ए शेडेड एरिया, यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। गिव अ हॉट लिक्विड, या अप्लाई टाइट बैंडेजेस। इन तीनों में से कोई नहीं लग रहा, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ब्रिंग द पर्सन इनटू ए शेडेड एरिया, जिसकी वजह से शेडेड एरिया में आने से क्या होगा, उसको थोड़ा ठंडा फील होगा और वो हीट एग्जॉशन को अच्छे से ओवरकम कर पाएगा, उसको अच्छा भी फील होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज? ब्रीदिंग डिफिकल्टीज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अप्लाई आइस, चेक इफ द पर्सन कैन स्पीक, गिव हॉट लिक्विड्स, अप्लाई टाइट बैंडेजेस। तो इसका आंसर है चेक इफ द पर्सन कैन स्पीक, वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्योंकि उसकी सीवियरिटी को एसेस करने के लिए आपको उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? देखेंगे कि वो पर्सन बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, नाउ द लास्ट इज द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है, व्हाट इज द हेलमिल्च मैन्यूवर यूज्ड फॉर? ठीक है, अब ये टर्म हेलमिल्च मैन्यूवर आपके बुक में दिया गया, उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के डाला है ताकि अगर, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि ये कोई इक्विपमेंट है, बट ये कोई इक्विपमेंट नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये होता है जो चोक्ड एयरवे होता है उसको क्लियर करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्या होता है ना इसका, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ कभी कभी कुछ खा रहे हैं या कुछ ऐसा, जैसे कि इन केस ऑफ डॉग्स, अगर वो हड्डी खा रहे हैं फंस जाता है, इंसानों के केस में भी होता है। ठीक है, अगर कुछ आपके एयरवे में कुछ ब्लॉक आ गया, कुछ चोक हो गया आपका गला, तो उस टाइम पे ये हेलमिल्च मैन्यूवर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आप जाके गूगल पे इसके पिक्चर्स देख सकते हैं। इसमें क्या था, हमें बहुत तरीके होते हैं। एक तो हमें दोनों हाथ से उसके जो एब्डोमिनल होता है उसको टाइट से पकड़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमें फिस्ट बना के उसके बैक
बैक पे ऐसे पंचेस मारने होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे का उसका गला जो एयरवे चौक्ड होता है वो खुल जाता है इससे। तो ये एक तरीका है, ना कि इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से एक चोक्ड एयरवे को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे आपके वो सारे क्वेश्चन जिससे ये सारा चैप्टर आपका कवर हो गया है। एंड मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ अगर ऐसा कुछ पूछने वाला है, ठीक है। मोस्टली मुझे लगता है अगर इसमें आएगा तो इसमें MCQC कवर करेंगे, तो मैंने आपका लगभग सारा MCQ इसमें कवर करा दिया है। अब फिर भी आपको अगर इनमें से फिर भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि सर ये नहीं है, ये आप पढ़ा दीजिए, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो फिर से ले आऊँगा। लेकिन जल्द से जल्द आप इस वीडियो को देख के आगे बढ़े। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपका ये MCQs लगाने से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ और भी वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्पोर्ट्स एंड फैक्ट से सारे वीडियोस, जितने भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड से सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं इसमें, और इससे जुड़े रहने के लिए और भी इसके साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल के साथ लगातार बने रहें। और चैप्टर 4 भी बहुत जल्दी आने वाला, मैं कोशिश करूँगा 12 तारीख से पहले चैप्टर 4 इसी अंदाज से कुछ डिज़ाइन करके मैं चैप्टर 4 लाऊँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं चैप्टर 4 में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।